मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरव। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के वर्क की अवधारणा पर जारी होगा। आशा है आप ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुनेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, वर्ग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। अंग्रेजी के शब्द क्लास अथवा वर्ग की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्लासिस से मानी जाती है। क्लासिस शब्द का प्रयोग उस समय व्यक्तियों के सशस्त्र समूह के लिए किया जाता था। इस आधार पर रोमन साम्राज्य को 5 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। आगे चलकर वर्ग शब्द का प्रयोग उन बड़े मानव समूहों के लिए किया जाने लगा जिनकी जीवन विधि तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में समानता पाई जाती हो। सामान्य रूप से विभिन्न संप्रदायों से संबंधित विद्वान वर्ग को व्यक्तियों के एक ऐसे बड़े समूह के रूप में देखते हैं जिसकी समाज में लगभग समान परिस्थिति, स्तर, सुविधाएं और जीवन शैली होती है। इससे भिन्न मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा का उपयोग अपनी लगभग सभी कृतियों में किया, लेकिन किसी एक स्थान पर इसकी पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत नहीं की। इसके बाद भी उन्होंने वर्ग संरचना के बारे में अपने जो महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए वह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के 3रे भाग में देखने को मिलते हैं। इस पुस्तक में सामाजिक वर्ग शीर्षक के अंतर्गत मार्क्स ने आय के 3 स्रोतों से संबंधित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से अलग करके उन्हें परिभाषित किया है। इसमें पहला वर्ग उन श्रमिकों का है जो साधारण श्रम के द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। दूसरा वर्ग उन पूंजीपतियों का है जिनकी आय का मुख्य स्रोत अतिरिक्त मूल्य तथा उत्पादन में होने वाला लाभ है। तीसरे वर्ग के रूप में मार्क्स ने भूस्वामियों का उल्लेख किया जिनकी आय का मुख्य स्रोत भूमि से प्राप्त होने वाला किराया है। इस प्रकार उन्होंने वर्गों की संरचना को कामगार अथवा श्रमिक, पूंजीपति तथा भूस्वामी जैसे वर्गों के आधार पर स्पष्ट किया है। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग की अवधारणा का विश्लेषण मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में करते हुए मार्क्स ने समाज को मोटे तौर पर 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। पहला पूंजीपति वर्ग है जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। यह वह वर्ग है जिसका पूंजी बड़ी मात्रा में उत्पादन के साधनों तथा भूमि पर स्वामित्व होता है। दूसरे वर्ग को मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग कहा जिनके पास अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। अपनी विभिन्न कृतियों में मार्क्स ने वर्ग के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए वे वर्ग की सामान्य अवधारणा से बहुत भिन्न हैं। वर्ग को परिभाषित करते हुए मार्क्स ने लिखा, एक सामाजिक वर्ग उन समूह का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार से कार्य में लगे होते हैं। A social class is any aggregate of persons who perform the same function in the organization of production. दूसरे शब्दों में एक वर्ग का निर्धारण किसी विशेष व्यवसाय अथवा आय के आधार पर नहीं होता, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति की परिस्थिति तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर निर्धारित होती है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों के निर्माण के लिए केवल उत्पादन का एक संगठन होना ही पर्याप्त आधार नहीं है। वर्गों के विकास के लिए आवश्यक है कि किसी स्थान पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों का एकत्रीकरण हो, उनके बीच विचारों के आदान प्रदान की सुविधा हो तथा उन्हें मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं के बारे में असंतोष होने के कारण उनमें वर्ग चेतना का विकास हो। इसे स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने बताया
कि यद्यपि छोटे किसानों की संख्या बहुत बड़ी होती है तथा वे लगभग समान आर्थिक दशाओं में जीवन व्यतीत करते हैं, इसके बाद भी किसानों के इस समूह को एक वर्ग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे एक दूसरे से पृथक होते हैं तथा अपने हितों और अपनी दुर्दशा के प्रति जागरूक भी नहीं होते। मार्क्स के शब्दों में, जहाँ तक जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से वंचित उन लाखों परिवारों का प्रश्न है जिनकी जीवन शैली, सामान्य हित और संस्कृति उन वर्गों से भिन्न होती है जिनके साथ उनका निरंतर संघर्ष चलता रहता है, वे निश्चय ही एक पृथक वर्ग का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर स्थानीय स्तर के छोटे किसानों के बीच बहुत गहरे संबंध तथा हितों की समानता होने के बाद भी उनके बीच किसी प्रकार की एकता अभावों के प्रति उग्रता अथवा राजनीतिक संगठन न होने के कारण वे एक वर्ग का निर्माण नहीं करते। इस आधार पर मार्क्स ने वर्गों की प्रकृति को जिन प्रमुख आधारों पर स्पष्ट किया, उनका उल्लेख बेंडिक्स तथा लिपसेट ने निम्नांकित रूप से किया है। नंबर 1, व्यक्तियों के उन्हीं समूहों को वर्ग कहा जा सकता है जिनके बीच आर्थिक साधनों के वितरण को लेकर संघर्ष की दशा विद्यमान हो। नंबर 2, वर्ग के लिए आवश्यक है कि समान हितों के लोगों के बीच सरलता से संचार हो सके। संचार के कारण ही एक वर्ग के लोगों के विचारों और कार्यक्रमों का तेजी से प्रसार होता है। नंबर 3, वर्ग की तीसरी विशेषता इसमें वर्ग चेतना का होना है। वर्ग चेतना के फलस्वरूप ही एक वर्ग के सदस्यों में एकता की भावना पैदा होती है तथा वे अपनी ऐतिहासिक भूमिका को समझने लगते हैं। नंबर 4, वर्ग का एक अन्य आधार निम्न वर्ग में गहरा असंतोष होना है। उसमें आवश्यक रूप से यह भावना होती है कि वह उस आर्थिक ढांचे को नियंत्रित करने में असमर्थ है जो उसके शोषण का वास्तविक आधार है। नंबर 5, मार्क्स के अनुसार वर्ग की अंतिम विशेषता उसका एक संगठन होना है जो एक विशेष आर्थिक संरचना, ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा वर्ग चेतना में होने वाली वृद्धि का परिणाम होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मार्क्स ने वर्ग के निर्धारण में व्यवसाय, बाजार की स्थिति अथवा आय की समानता को आधार न मानते हुए वर्ग को व्यक्तियों के उन बड़े समूह के रूप में स्पष्ट किया जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्य में लगे होने के कारण लगभग समान स्थिति में होते हैं तथा समान समस्याओं का सामना करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक वर्गों के विकास के लिए उत्पादन का संगठन ही एकमात्र आधार नहीं है। बहुत से व्यक्तियों का भौतिक एकत्रीकरण, उनके बीच संचार की सुविधाएं, आर्थिक पुरस्कार से उत्पन्न होने वाला असंतोष तथा वर्ग चेतना का विकास वे प्रमुख आधार हैं जो वर्गों के निर्माण के लिए आवश्यक है। वर्ग चेतना का स्पष्ट रूप पूंजीवादी व्यवस्था में लगे हुए श्रमिकों से ही संबंधित होता है, कृषि श्रमिकों से नहीं। इस रूप में श्रमिक एक वर्ग है, यद्यपि कृषकों को वर्ग का स्पष्ट उदाहरण नहीं माना जा सकता। मार्क्स के विचारों के आधार पर लेनिन ने वर्ग को परिभाषित करते हुए लिखा है, वर्ग लोगों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो उत्पादन के एक विशेष तरीके के अंतर्गत अपनी परिस्थिति, उत्पादन के साधनों के साथ उनके संबंधों, श्रम संगठन में अपनी भूमिका तथा संपत्ति के हिस्से में अपने स्वामित्व के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होता है। वर्गों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि वर्ग किस तरह बनते हैं तथा उनके निर्धारण के प्रमुख आधार क्या है। इसी संदर्भ में उन्होंने वर्गों के दो मुख्य रूपों का उल्लेख किया
जिसे उन्होंने स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग कहा। नेक्स्ट, स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग। क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। वर्गों की प्रकृति को समझने का वस्तुनिष्ठ आधार, ऑब्जेक्टिव बेसिस, यह है कि जिन व्यक्तियों के भी उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध होते हैं उन लोगों के समूह को वर्ग कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए कृषि व्यवस्था में सभी खेतीहर मजदूरों के भूपतियों से एक जैसे संबंध होते हैं। इसी तरह भूपतियों के भी अपनी भूमि और खेतीहर मजदूरों से एक ही तरह के संबंध होते हैं। इस व्यवस्था में भी समाज दो वर्गों में विभाजित होता है जिन्हें हम खेतीहर वर्ग और भूपति वर्ग कहते हैं। इसके बाद भी वर्ग निर्धारण के लिए एक तरह के संबंध पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उत्पादन संबंधों की समानता के कारण इसे केवल स्वयं में वर्ग कहा जा सकता है, क्लास इन इटसेल्फ कहा जा सकता है। मार्क्स ने स्वयं में वर्ग का जर्मन भाषा में क्लासिओनसिस कहा। इस तरह के वर्ग में वह चेतना नहीं होती जो पारिभाषिक रूप से वर्ग की एक अनिवार्य विशेषता है। वास्तव में केवल उत्पादन संबंधों पर आधारित वर्ग का आधार वस्तुनिष्ठ तो हो सकता है, लेकिन इसे वर्ग का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। मार्क्स के अनुसार समाज में उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंधों के आधार पर बनने वाले समूह अनेक प्रकार के होते हैं। इनके लिए हम अधिक से अधिक व्यक्तियों की एक विशेष श्रेणी अथवा समवर्ग कह सकते हैं। उन्हें एक सुस्पष्ट वर्ग नहीं कहा जा सकता। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना में जिन विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया, स्वयं में वर्ग की अवधारणा के द्वारा उनका उद्देश्य स्पष्ट करना रहा है कि आदिम साम्यवादी अवस्था, दास युग तथा सामंतवादी युग में भी समाज दो मुख्य वर्गों में विभाजित था। लेकिन इन युगों में विभिन्न वर्गों में एक स्पष्ट वर्ग चेतना का अभाव था। दास युग में दासों का अमानवीय शोषण होने के बाद भी यह वर्ग इस तरह संगठित नहीं था कि अपने मालिकों का विरोध कर पाता। सामंतवादी युग में भी भूमिहीन कृषकों पर भूमि के मालिकों अथवा सामंतों का पूर्ण प्रभुत्व था तथा सामंत किसानों का मनमाना शोषण करने के लिए स्वतंत्र थे। इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था से पहले तक वर्गों का अस्तित्व अवश्य था, लेकिन इन्हें केवल स्वयं में वर्ग ही कहा जा सकता है, क्लास इन इटसेल्फ। इसका तात्पर्य है कि वस्तुनिष्ठ आधार पर ही वर्ग के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि वर्ग की वास्तविक अवधारणा को समझने के लिए इसके व्यक्तिपरक आधार को समझा जाए, सब्जेक्टिव मीनिंग भी समझा जाए। कार्ल मार्क्स के अनुसार विभिन्न वर्गों के एक दूसरे से भिन्न हित, क्लास इंटरेस्ट, तब तक एक वास्तविक वर्ग का निर्माण नहीं करते जब तक उत्पादन के संबंधों के आधार पर उनमें एक स्पष्ट वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियस न पाई जाती हो। सामान्य शब्दों में, वर्ग में जब अपने पृथक हितों से उत्पन्न एक स्पष्ट वर्ग चेतना भी विकसित हो जाती है, तब इसे हम स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ कहते हैं। जर्मन भाषा में उन्होंने इसके लिए क्लासिफुर्सिक कहा।
स्वयं के लिए वर्ग का सबसे स्पष्ट रूप पूंजीवादी व्यवस्था में देखने को मिलता है। इस अवधारणा के द्वारा मार्क्स ये स्पष्ट करना चाहते थे कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण उत्पादन के साधनों तथा शक्ति के सीमित साधनों के आधार पर होता है। उन्होंने बताया कि यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि सभी विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाओं में विभिन्न व्यक्तियों और समूह के बीच उत्पादन की शक्तियों से संबंधित कुछ तनाव और संघर्ष पाए जाते रहे। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में आरंभिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों के हितों में टकराव की दशा पैदा होने के बाद भी धीरे धीरे श्रमिक अथवा कामगार अपनी मजदूरी और शोषण के विरुद्ध इस तरह संगठित होने लगते हैं कि वे पूंजीपतियों का विरोध करने के लिए एक स्पष्ट वर्ग चेतना में बंध जाते हैं। यह वर्ग चेतना ही उन्हें पूंजीपतियों से संघर्ष करके उत्पादन की शक्तियों पर अपना अधिकार करने की प्रेरणा देती है। इस तरह विभिन्न हितों के आधार पर बटे हुए कामगार जब एक सुसंबद्ध वर्ग के रूप में बदल जाते हैं, तब इसी को हम स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ कहते हैं। मार्क्स ने कार्लाइल के इस कथन का संदर्भ दिया कि मनुष्य की संयुक्त आवाज में बहुत शक्ति है। उपर्युक्त आधार पर मार्क्स ने यह बतलाया कि यद्यपि उत्पादन के संगठन में सामान्य कार्य करने वाले लोगों को भी एक वर्ग कहा जा सकता है, लेकिन स्वयं की चेतना पर आधारित वर्ग का रूप उत्पादन के संगठन में सामान्य कार्य करने वाले व्यक्तियों से भिन्न होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में कारखानों के रूप में, नेक्स्ट स्लाइड देखो, पूंजीवादी व्यवस्था में कारखानों के रूप में उत्पादन की शक्तियों के केंद्रीकरण, संचार और परिवहन के साधनों, श्रमिकों की एक विशेष जीवन शैली तथा समान समस्याओं के कारण कामगार वर्ग अपनी दयनीय दशा और शोषण के बारे में जागरूक हो जाता है तथा सभी कामगार अपने आप को बुर्जुआ अथवा पूंजीपति वर्ग से अपने आप को भिन्न समझने लगते हैं। इसके साथ ही वह नैतिक तथा वैचारिक आधार पर अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक मांगों को लेकर पूंजीपति वर्ग के विरोध में खड़ा हो जाता है। यही वह वर्ग चेतना है जो स्वयं के लिए वर्ग का वास्तविक आधार है। मार्क्स द्वारा दी गई इन अवधारणाओं के आधार पर स्वयं में वर्ग को स्वरचित वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग को पररचित वर्ग भी कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के संबंधों से विभिन्न वर्गों के बीच एक दूसरे से भिन्न हितों का विकास स्वयं कुछ व्यक्तियों के अपने स्वार्थों के कारण होता है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के विरुद्ध श्रमिकों में पैदा होने वाली वर्ग चेतना का कारण स्वयं श्रमिक नहीं होते, बल्कि यह पूंजीवादी व्यवस्था है जो कामगारों को अपने हितों के टकराव को छोड़कर पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। वर्ग की उपर्युक्त अवधारणा के आधार पर मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक युग में उत्पादन के तरीकों तथा उत्पादन संबंधों में परिवर्तन होने रहने के कारण ही वर्गों की प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार मार्क्स के चिंतन में वर्ग की अवधारणा ही वह केंद्र बिंदु है जिसे आधार मानकर उन्होंने वर्ग संघर्ष तथा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका अध्ययन करें और इस व्याख्यान में जारी की गई ऑडियो वीडियो को भी ध्यान से सुनते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आशा है ये व्याख्यान आपको समझ आया होगा और अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।